नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि विदित है कि अपने इस हिंदी चैनल पर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। और सौभाग्यवश हमने अब तक अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। आज से दोस्तों अपना जो आधुनिक युग का दूसरा पार्ट द्वितीय युग स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने भारतेंदु युग के परिचय से लेकर भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं तक कंप्लीट पढ़ा है दोस्तों। इसी क्रम में अपने इस द्वितीय युग में भी हम दोस्तों आज द्वितीय युग का परिचय और इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को आगामी कक्षा में लेंगे दोस्तों। तो देखिए, द्वितीय युग के विषय में हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो समय है, यानी कि सन 1900 से 1920 के समय का जो ये काल है, इसमें हमारे हिंदी साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में सुधार हुए दोस्तों। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भारतेंदु युग में आकर नव जागृति आई थी, इसलिए उसे नव जागरण काल भी नाम दिया गया। इसी क्रम में भारतेंदु युग के बाद जब द्वितीय युग स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो दोस्तों जागृत हुए काल में अनेक प्रकार के सुधार हुए और अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, इसलिए इसे सुधारवादी काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इस युग के विषय में विस्तृत पढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय युग का समय सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का है दोस्तों। 1900 से 1920 ईस्वी तक का। जैसा कि हमने पढ़ा कि सन 1850 में जैसे ही भारतेंदु का जन्म हुआ, तो 1850 से और 1900 तक के काल में उनके द्वारा रचित रचनाएं और उनके काल के कवियों द्वारा रचित रचनाओं का ही समय था दोस्तों। हालांकि 1850 में जन्म के बाद 1885 में मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मृत्यु के 15 वर्ष बाद भी उनके समय की रचना जो विद्वान लोग कर रहे थे, उन्होंने उस काल को सवाले रखा। उसी क्रम में 1900 से 1920 तक का जो आगे का समय, उस पर पढ़ते हैं दोस्तों। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है दोस्तों। इसे द्विवेदी युग जो कहा जाता है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर कहा गया था दोस्तों। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला। जैसा कि हमने पढ़ा कि रीति काल में हमारा जो हिंदी साहित्य का, हिंदी का जो समय था, लगभग लद गया था। उसी क्रम में भारतेंदु युग ने हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर दिया। द्वितीय युग में इसमें और भी कई सुधार होने लगे। द्वितीय युग के आते आते हिंदी में और भी कई सुधार हुए, अतएव डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल के नाम से भी पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि द्वितीय युग है ये जागरण सुधार काल है, क्योंकि इसमें जागरण यानी जागृति के साथ साथ अनेक प्रकार के सुधार हुए भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह जो द्वितीय युग है, ये हिंदी काव्य की नई काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदी काव्य की नई काव्य धारा थी, इसमें नई काव्य धारा का ही जैसे प्रचार प्रसार हुआ यहां से। द्वितीय युग को लेकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्वितीय युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है कि इस समय का जो काव्य था वो आदर्शवादी था और प्रबंध परंपरा को लेकर लिखा गया काव्य था। इस युग में अधिकतर प्रबंध काव्यों की रचना हुई। इस आधार पर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदर्शवादी और प्रबंध परंपरा का काव्य कहा है। इसी क्रम में इस युग में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारतेंदु युग में गद्य के लिए तो अपने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग
और पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग तक आते आते दोस्तों गद्य की रचनाएं हो चाहे पद्य की, सभी में खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग होने लगा था। 19वीं सदी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुई थी। जैसे ही 19वीं सदी का अंत हुआ तो उसके अंत तक दो संस्थाएं स्थापित हुई जिनके द्वारा हिंदी के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। इन दो संस्थाओं ने हमारी हिंदी भाषा के विकास में विशेष महत्वपूर्ण योगदान निभाया दोस्तों। और वो दो संस्थाएं थी नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिसका जो स्थापना है वो 1893 ईस्वी में की गई, और दूसरी थी आपके सरस्वती पत्रिका, ये मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन सन 1900 ईस्वी से हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार ये दो संस्थाएं ऐसी स्थापित हुई जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के या हिंदी भाषा के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो 1893 ईस्वी में स्थापित हुई, इसके विषय में देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी काशी में 3 विद्वानों के द्वारा की गई। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई और ये 3 विद्वानों के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई दोस्तों। उनमें थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों विद्वानों को हम ट्रिक से भी देख सकते हैं दोस्तों। राम श्याम शिव तीनों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की 1893 ईस्वी में। इस सभा द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। इस सभा का काम था कि मूल्यवान जो हिंदी ग्रंथ थे उनका प्रकाशन करना। इस सभा द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य भी किया गया था। हाथों से लिखित जो हिंदी ग्रंथ थे जो कई श्रेष्ठ कवि या विद्वानों ने लिखे, उनका भी इन्होंने खोज कार्य किया। और जिसके अध्यक्ष निम्नानुसार थे, यानी कि इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो है सबसे प्रथम अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक इस सभा के अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास रहे। और 1908 से और 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र इसके अध्यक्ष रहे दोस्तों। तो इस प्रकार जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने हमारे हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। इस सभा द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसकी स्थापना की थी। वाराणसी में इसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन का अपूर्व योगदान रहा दोस्तों। इस सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग नाम से जिस सभा की स्थापना की गई, ये वाराणसी में स्थापित हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन इनके द्वारा इस सम्मेलन की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथ में रखा। इसके बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग नामक सभा करती थी और एवं प्रचार प्रसार का काम इस सम्मेलन को सौंप दिया गया। कहने का मतलब इसके बाद यानी कि इस सम्मेलन की स्थापना के बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी थी, वो तो हमारे हिंदी साहित्य की समृद्धि का कार्य संभालती थी और इसके यानी कि हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार का काम है वो आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया जाने लगा। कहने का मतलब काम बट गया और काम और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ने लगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा है वो तो नए नए ग्रंथों की खोज करना, उसकी समृद्धि में सहयोग देने का काम करती रही और उसके प्रचार प्रसार का काम ये आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा होता रहा। तो इस प्रकार हमारे हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी के विकास में इनका पुरजोर सहयोग था दोस्तों।
वास्तविक अध्यक्ष यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो वास्तविक अध्यक्ष है राधा कृष्ण दास थे दोस्तों। और इसका वास्तविक गठन 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ था। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ और इसके वास्तविक अध्यक्ष उस समय राधा कृष्ण दास को बनाया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार अपने काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा हमारे हिंदी के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया गया। इसी क्रम में उस समय की सबसे प्रसिद्ध जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जो मासिक थी, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो हिंदी के विकास में सहयोग देने वाली संस्था का जो कार्य किया वो सरस्वती पत्रिका थी। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और इसके प्रकाशन में इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर, इसके विचारधारक यानी कि सरस्वती पत्रिका की विचारधारा को लेने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन स्वीकार किया था। इन्होंने अनुरोध किया कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा होगा, इसका संपादन। तो इनके कहने पर, इनके अनुरोध पर, चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1900 से सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। इसके शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य संपादक मंडल द्वारा किया गया और जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। ये कई सारे विद्वान मिलकर इसके संपादन का कार्य करते थे। उनमें थे बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। इन 5 विद्वानों ने मिलकर शुरुआती 1 वर्ष तक इसके संपादन का कार्य किया। लेकिन 1 वर्ष बाद दोस्तों सन 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसके संपादन का कार्य सौंपा गया। 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास अकेले को इसके संपादन का कार्य सौंप दिया गया था। इसके बाद 1903 ईस्वी से और 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य किया। यानी कि 1901 से 1902 तक का कार्य, संपादन का कार्य बाबू श्याम सुंदर दास ने किया और उसके बाद सन 1903 ईस्वी से और 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया दोस्तों। 1920 ईस्वी से और 1947 ईस्वी तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु के बाद या इनके संपादन के बाद इस पत्रिका के संपादन का कार्य 1920 से और 47 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल करते रहे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि जो सरस्वती पत्रिका है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश थी, क्योंकि इस पत्रिका के माध्यम से अच्छे लेखक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जैसे हमारे सामने आए दोस्तों, जिनका सहयोग आज भी हम हिंदी साहित्य में देखते हैं। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी। शुरू में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी से किया गया, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में 1903 से और 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसका प्रकाशन इलाहाबाद से किया जाने लगा। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग था द्विवेदी युग, इस समय की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, वो देखते हैं दोस्तों। इस युग की जो प्रमुख विशेषताएं उनमें देखिए दोस्तों, भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, यानी कि भारतेंदु युग में जो हमारे हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर जो कार्य हुआ उसकी प्रतिक्रिया
द्वितीय युग में देखने को मिली दोस्तों। उसमें जो सुधार हुआ, उसमें जो उन्नति हुई, विकास हुआ, उसकी प्रतिक्रिया द्वितीय युग में देखने को मिली। और राष्ट्रीयता की भावना इस काल के कवियों में कूट कूट कर भरी हुई थी। इस काल के कवियों ने राष्ट्रीयता को ही अपने रचना का लक्ष्य बनाया दोस्तों। सामाजिकता की भावना, इस काल के कवि समाज से भी जुड़े हुए थे और इसमें पुनः उत्थान की भावना भी उनमें थी कि पुनः हमारी हिंदी उत्थान की ओर बढ़ रही है, तो उसकी भावना के साथ भी उन्होंने लेखन कार्य किया दोस्तों। नीति और आदर्श का निरूपण, इस काल के कवियों ने नीति और आदर्श को अपनी रचनाओं में अपनाया था। इसी वजह से दोस्तों इस काल की रचनाओं के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वितीय युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य भी कहते हैं। नारी की गरिमा और महत्ता को महत्व देना, इस काल के कवियों ने नारी की गरिमा को महत्व दिया और उसी आधार पर रचनाएं लिखी। जैसे द्वितीय युग के कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा उपेक्षित नारी पात्रों को आधार में लेकर साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य और विष्णुप्रिया जैसी रचनाएं लिखी गई दोस्तों। हास्य व्यंग का काव्य, इस युग के कवियों ने जो कुछ ऐसी रचनाएं भी लिखी दोस्तों जो राजनीतिक या सामाजिकता में, समाज में हमारे जो कुछ कमियां थी उनको हास्य और व्यंग के माध्यम से भी इन्होंने स्पष्ट किया दोस्तों। और इस युग के कवियों ने प्रबंध, खंड और मुक्तक तीनों प्रकार का काव्य लेखन किया। प्रबंध काव्य अधिक रचे गए, खंड काव्य और मुक्तक रचनाओं का भी प्रयोग इस युग में था। इसी क्रम में दोस्तों यहां अपने जो अगली प्रवृत्ति है आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, आदर्श की प्रतिष्ठा करना इस युग की परंपरा रही है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो ऐसे सरस्वती पत्रिका के संपादक या ऐसे लेखक थे उस युग के जिन्होंने हमारे हिंदी भाषा में आदर्श का स्थापना का कार्य किया दोस्तों। प्रकृति वर्णन, प्रकृति का भी इस युग के कवियों ने विशेष सहयोग लिया अपनी रचनाओं में। और छंद वैविध्य, विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग आपके द्वितीय युग में होने लगा था। कवियों द्वारा अनेक छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया जाता रहा है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों यहां अपने द्वितीय युग के प्रमुख कवियों की या काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां भी देखी। अब हमारा अगला टॉपिक होगा द्वितीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों ये हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय का द्वितीय युग के बारे में देखा, जिसका समय 1900 से और 1920 ईस्वी तक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को दोस्तों जरूर शेयर करें और आपसे अनुरोध है दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह का वर्धन करें दोस्तों, उत्साह बढ़ाएं और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद मित्रों।